ये बनाइए। तो निम्नलिखित देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यही से इसका आंसर बताइए, नंबर 1 का। और इसमें पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर थी? और ये थी काशी। और काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कहाँ थी? वाराणसी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला थी। कंबोज इसकी राजधानी कहाँ थी? कंबोज इसकी राजधानी हाटक थी। और याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ, एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। हमें 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य थी? काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। और गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिली। एक बार याद रखिएगा, प्रश्न आप पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? हुआ था काशी। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। कितने महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। सबसे शक्तिशाली निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कौन था? काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। यहाँ देखिए, नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। यह भी सही है, यह भी सही। लेकिन असत्य कथन चुनने के लिए कर रहा है। थोड़ा सा आप करते जाइए, थोड़ा हमको चक्कर सा आ रहा है, समझ गए? थोड़ा सा चक्कर टाइप से आ रहा है। और यहाँ श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यही गलत है। सिर्फ उत्तर भारत में नहीं थी, भारत के प्राय भागों में प्रचलन में थी। इसका सही आंसर होगा सी। क्यों होगा? क्योंकि असत्य चुनना है और निम्नलिखित में से सी असत्य है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। हम देखते हैं कि मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को सार्तवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को सार्तवाह कहा जाता था। वाणिज्य व्यापार की संस्था को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का अपना एक न्यायालय होता था जिसके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी के कार्यों की देखरेख हेतु मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को सार्तवाह कहा जाता था। वाणिज्य व्यापार की संस्था को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को महाश्रेष्ठ कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को, मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को
क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह। वाणिज्य व्यापार की संस्था को क्या कहा जाता था? वाणिज्य व्यापार की संस्था को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी का अपना एक न्यायालय होता था, जिसके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता। जिसके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता। अब देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका सही आंसर होगा आजीवक संप्रदाय ने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोगलीपुत्र घोषाल ने किया था। अशोक की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र अशोक की जब हम बात करते हैं तो बराबर एवं नागार्जुनी गुफा और बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी में अशोक ने एक एक गुफा का निर्माण कराया। एक गुफा का निर्माण बराबर पहाड़ी में अशोक ने एक एक गुफा का निर्माण कराया था। कौन कौन? सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। यहाँ देखें, कर्ण एवं चौपर गुफा। निर्माण कराकर किसको दान में दिया था? निर्माण कराकर आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। यही बात यह प्रमाणित करता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी अशोक अन्य धर्मों के प्रति उदारता की नीति अपनाई नहीं, तो आजीवक संप्रदाय को दान में नहीं देता। अशोक का पौत्र का क्या नाम था? अशोक के पौत्र का नाम दशरथ था। दशरथ ने बराबर पहाड़ी में क्या किया? दशरथ ने बराबर पहाड़ी में लोमस ऋषि के गुफा का निर्माण कराया था। नागार्जुनी पहाड़ी में, नागार्जुनी पहाड़ी में गोपी गुफा का निर्माण कराकर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। यह नालंदा का रहने वाला था एवं महावीर स्वामी का शिष्य। महावीर स्वामी के जैन धर्म से अलग होकर एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन, यहाँ पर हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित स्तूप शब्द कहाँ मिलते हैं? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलते हैं? और इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। महात्मा बुद्ध के जलाने के बाद उनकी राख पर जिस इमारत का निर्माण किया गया उसे स्तूप कहा गया। स्तूप का सबसे प्राचीन धारण ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। सबसे
प्राचीन मंडल कहा गया है। हम देखते हैं जातक कथा क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। जातक कथा एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना के विषय में जानकारी मिलती। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? जातक कथा का संबंध महायान धर्म से, महायान धर्म से है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? चाणक्य ने। चाणक्य को इतिहास में किस नाम जानते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र जैसी, अर्थशास्त्र जैसी। और इस पुस्तक का संबंध किससे है? इस पुस्तक का संबंध राजनीति से। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की। मैकियावेली की रचना, मैकियावेली की रचना, मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? सीधे बोलना। आशुतोष कुमार साहब, कहीं कोई दिक्कत है? बोलिए। तबियत खराब थी इसलिए क्लास आपका डिस्टर्ब था। ये आपका क्लास डिस्टर्ब था। वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम ये बढ़ता नहीं है, ये फुल वॉल्यूम रहता है, फिर भी हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आवाज अब मिला लीजिए, आवाज कोई गलत तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। कौन? तो दूसरा और 13वां शिलालेख। और दूसरा और 13वां शिलालेख से तो यहाँ पर किसको, तो देखिए यहाँ पर चोल, पांड्य एवं सत्य पुत्र के विषय में जानकारी मिली। संगम सत्य पुत्र के विषय में जानकारी मिलती है। और इस क्षेत्र में अशोक ने धम महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किया था। प्रश्न पूछ रहा है आपको कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित कौन है? तो दूसरा और 13वां शिलालेख। दूसरा और 13वां शिलालेख। और इस अभिलेख के बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है? इस अभिलेख के बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है? अशोक चोल, पांड्य एवं सत्य पुत्र के विषय में। चोल, पांड्य एवं सत्य पुत्र के विषय में। अशोक की जब हम बात करते हैं तो मौर्य काल में स्तंभों का निर्माण होना सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती थी। मौर्य काल में स्तंभों के निर्माण हेतु पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान से मंगाए जाते थे। अशोक के अभिलेख में लिपि के रूप में सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो भाषा के रूप में सबसे अधिक प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में टी पेंथेरन लगाया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ पे अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। अशोक के अभिलेखों में सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया है? प्राकृत भाषा के। अशोक के अभिलेख के बारे में पता किसने लगाया था? 1750 ईस्वी में टेलर ने लगाया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में कौन पढ़ा था? अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। मौर्य काल में स्तंभों का
निर्माण होना, निर्माण होना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती, सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती। देखो, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यहाँ पर बंदगान ऐसे लिखना, बंदगान किसके लिए? तो गुलाम के लिए। तुगलक तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने गरीब विधवा मुस्लिम महिला को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़की को शादी कराने के उद्देश्य से दीवान खैरात नामक विभाग किया। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात जैसे विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब विधवा मुस्लिम महिला को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़की को शादी कराने के उद्देश्य से दीवान ए खैरात जैसे विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु बंदगान जैसे विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दारुल सफा जैसे विभाग के स्थापना की। यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। वह क्या, किस जगह पर था? यह है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए और मंगोल आक्रमण से रक्षा हेतु फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में सीरी नामक किला का निर्माण कराकर इसे अपनी राजधानी बताया था, इसे अपनी राजधानी बनाया था। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासन के शासनकाल में मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ था? मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ था, वह कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा दिल्ली में सीरी नामक किला का निर्माण कराकर, सीरी नामक किला का निर्माण कराकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। ये यहाँ पर अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, यह भी सही है। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, और यह भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। इसमें है 1, 2 और 3 ए में है। इसमें कौन सा सत्य कथन चुनना था? तो सत्य कथन के लिए इसका सही आंसर मारिएगा ए। अकबर की जब हम बात करते हैं तो अकबर के समय में सर्वप्रथम 1561 ईस्वी, अकबर के समय में सर्वप्रथम 1561 ईस्वी मालवा का विजय किया गया, मालवा का विजय किया गया।
उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था, बाज बहादुर। और उसकी रानी का नाम क्या था? रानी रूपमती थी, रानी रूपमती। अकबर के समय में याद रखना है, 2-3 लाइन और लिखते हैं। अकबर के समय में 1562 ईस्वी में, अकबर के समय 1562 ईस्वी में दास पर था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था, समाप्त किया गया। क्लियर? आइए आप देखें, मनी ग्रामम और नानादेशी शब्द से सूचित करते हैं तो दक्षिण भारत के व्यापारी के संघों। याद रखना है, मनी ग्रामम और नानादेशी शब्द ये किसे सूचित करते हैं? दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। याद रखना, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इसको भी याद रखें, लिखा हुआ याद हो जाता है। मणिग्रामम, मणिग्रामम एवं नानादेशी का संबंध है, का संबंध है किससे? दक्षिण भारत के व्यापार संघों से। विजयनगर की जब बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व करता है? यह हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। यह वर्तमान समय में कर्नाटक के, वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में, कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। बीजापुर वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। और बीजापुर की जब बात करते हैं तो बीजापुर का विजय औरंगजेब के समय में कब किया गया था? औरंगजेब समय में 1686 ईस्वी में। औरंगजेब समय में गोलकुंडा का विजय कब किया गया था? गोलकुंडा का विजय कब किया गया था? 1687 ईस्वी में। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687, दो डेट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1813 भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लाई। गलत है, प्रचार पर रोक नहीं लगाई। यानी इसके तहत ईसाई मिशनरियों को, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने, ईसाई धर्म के प्रचार करने का अधिकार दिया। समझ गए? ये गलत है। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, यह भी गलत है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। 1813 के एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। नंबर 1। नंबर 2 में क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व्यापारिक अधिकार में व्यापारिक अधिकार में कटौती की गई। कटौती की गई। नंबर 3, ईसाइयों को भारत आने ईसाइयों को भारत आने एवं अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार दिया गया। क्लियर है? आइए देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? संध्या, युगांतर, काल, तीनों। तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? 1, 2 और 3। याद रहेगा ना? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर चुने। मुंबई क्रॉनिकल कौन? फिरोज शाह मेहता। कॉमन बिल कौन? एनी बेसेंट। लीडर कौन? मदन मोहन मालवीय। सतलाइट कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। मिलाइए, ए का कौन होगा? 3। ए का 3 है, इसमें है। कॉमन बिल बी का 1 है, इसमें है। सी का 2 है, इसमें है। डी का 4 है, ये होगा। ये आसान अभी लगता है, लेकिन एग्जाम में यही गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक? 1939 से लेकर 1946। जयप्रकाश नारायण को हम किस नाम जानते हैं? जेपी के नाम जानते हैं। जेपी। अब वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष। लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क। एवं इन्हें सरदार के नाम से भी जानते हैं। एवं सरदार के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंध था? तो कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध तृतीय मैसूर युद्ध का समय क्या है? 1790 से 1792 ईस्वी। और किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस में। तृतीय मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स की जब हम बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स समय कब? 1774 ईस्वी में। कहा? तो कोलकाता में। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। सर जॉन सोर का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? अहस्तक्षेप की नीति।
हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध है। हस्तक्षेप की निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउटरम। अवध का किसके समय में अवध का अंग्रेजी राज में मिलाया गया था? तो किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय। अवध को कब? 1856 ईस्वी में। किस आधार पर? कुशासन के आधार, कुशासन के आधार पर। और सलीमन किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को ठगी प्रथा को समाप्त किया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलन बरो, अवध के विलीकरण, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी, सिंध का, ये गलत है। लॉर्ड बेलिजली की चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये सही है। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित करने की बात हो रही थी? सी होगी। और चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी। इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया था, और लॉर्ड एलन बरो के समय में नहीं। ये अवध का विलीनीकरण कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। ये सिंध का विलय कब हुआ था? सिंध का विलय किसके थे? लॉर्ड एलन बरो के समय में। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के समय में कब हुआ था? 1843। आइए यहाँ, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं, इन्होंने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर क्यों? तो गणेश महोत्सव, गणेश महोत्सव प्रारंभ किया। तो 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। दादा भाई नेरोजी को बात करते हैं कि सब्जेक्ट ज्ञाता थे, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग स्वराज की मांग प्रस्तुत की। आइए देखिए, 19 में निम्नलिखित में से इस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में
भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। अब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर होगा पुनः सार्वजनिक सभा। क्या आंसर होगा? पुनः सार्वजनिक सभा। और इसका सही आंसर होगा पुनः सार्वजनिक सभा। पुनः सार्वजनिक सभा। दक्कन, अब देखिए यहाँ पर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। और कौन किया था? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे और द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। कहाँ किया था? बंगाल में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में। किसने किया था? एम बी राघवाचार्य ने किया। एम बी राघवाचार्य ने किया था। एम वी राघवाचार्य। यहाँ देखिए, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के और प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना था? इसका कहीं क्या आंसर हो जाए? इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। NC कलेकर और IB सेन। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 4। 2 4 कौन है? तो ये बीजी तिलक की बात करते हैं। बीजी तिलक ने 1897 ईस्वी में और अंग्रेज विरुद्ध की अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बात लिखने के कारण इन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी गई। कठोर कारावास सजा दी गई थी। CR दास को किस नाम जानते हैं? देश बंधु CR दास को हम देश बंधु के नाम जानते हैं। तो याद रखना CF एंड्रयूज को, CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम जानते। दीन बंधु, देश बंधु और दीन बंधु याद रखना। आइए देखिए, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? और ग्रैंड ब्रिटेन कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कब लगाया था? 1765। और ये स्टाम्प एक्ट क्या था? सभी उपनिवेशिक कागजों पर 1765 में लगाया गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इस एक्ट का विरोध के लिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय इस एक्ट का विरोध करने के लिए स्वतंत्र
स्वतंत्रता के पुत्र एवं पुत्रियां नामक दो संस्था का गठन किया गया। यहाँ पर प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ठीक से प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था, इसका आंसर बताइए। कहाँ हुआ था? न्यू जर्सी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय उपनिवेशवासियों की पहली जीत प्रिंसटन की लड़ाई में हुई थी। और यह लड़ाई कब हुई थी? 3 जनवरी 1777। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें उपनिवेशवासियों की जीत हुई थी। क्लियर है? बोलना है। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या? विकास यादव साहब, क्या कोई दिक्कत है? आशुतोष बाबू, गायत्री सिंह जी, क्या कोई दिक्कत है? तबीयत खराब इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। आ जाइए आप। पूछेगा प्रिंसटन का युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यू जर्सी। तो याद रखना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से उपनिवेशवासियों की पहली जीत प्रिंसटन की युद्ध में हुई। और यह लड़ाई कब हुई? 3 जनवरी 1777 को। कहाँ? न्यू जर्सी में, जिसमें उपनिवेशवासियों की। क्लियर? आइए अब देखिए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और याद रखना, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया। पूछेगा जर्मनी और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिस्मार्क को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मैजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबुल को जाता। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? सबसे बाद में अमेरिका सम्मिलित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर और 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 2 सितंबर 1918 ईस्वी। ये 2 लाइन को याद रखना। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू किया था? बिस्मार्क ने शुरू। कब शुरू किया था?
1887। हिटलर हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मीन कैंप। इसका अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। मुसोलिनी कहाँ का था? इटली का रहने वाला। इतिहास हम किस नाम जानते हैं? इसे इतिहास में हम ड्यूस के नाम से। 26 में निम्न में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं? तो कौन था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। और कृषि क्रांति का समय कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1690 से 1700 ईस्वी। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी सर्वप्रथम पूरे विश्व में? अमेरिका। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड से। क्यों? इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति किस उद्योग शुरू हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग से। सत्ता के 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के 30वीं सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? जर्मनी ने भाग नहीं लिया। पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि राष्ट्र संघ के, पूछेगा आपसे राष्ट्र संघ के सशक्तिकरण सम्मेलन कब हुआ था? 1932। कहाँ हुआ था? जेनेवा। कौन भाग नहीं लिया था? जर्मनी भाग नहीं लिया था। ये 3 बात को याद रखना। आइए अब मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता नाम से जाना था हनोई समझौता। और ये समझौता कब हुआ था? मार्च। इस आंसर को सुधार कर लें। मार्च 1940। किसके किसके बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। और पेरिस समझौता कब हुआ था? तो 1919। और इसी समझौता के साथ राष्ट्र संघ की स्थापना का निर्णय। इसी समझौता के तहत राष्ट्र संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया। किसकी? राष्ट्र संघ की। समझौता 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा थी? गैर कानूनी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कहाँ हुई थी? रूस में। इसे क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। 1917 की रूसी क्रांति किसके समय में? जार निकोलस तृतीय के शासन काल। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में क्या सत्य है? शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम लोडर कहा जाता था। यह सही है।
यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। यह भी सही है। इसका सही आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पर कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए इस वंश के राजाओं ने शासन किया था, और इसका मित्र राजवंश। किस राजवंश? मित्र राजवंश। और इस राजवंश की स्थापना कौन किया था? शुंग वर्मन ने। शुंग वर्मन ने, याद रखना है, शुंग वर्मन ने। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि। सीता भूमि से जो आय होती तो क्या कहा जाता था? उसे सीता कहा जाता था। और सीता भूमि की देख रेख करने प्रधान अधिकारी क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष। पाल राजवंश कहां पर शासन करता था? बंगाल एवं बिहार में। बंगाल एवं बिहार में पाल राजवंश की स्थापना कौन किया था? गोपाल। गोपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे कौन? तो मालिक बया मजदूर मुल्क। इसका सही आंसर सी होगा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था कौन था? तो संतन सिंह। कौन था? संतन सिंह। याद रखना है कि भोजपुर शहर का निर्माण मालवा के परमार वंश के शासक राजा भोज याद में किया गया। राजा भोज की याद किया। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? 7 नहीं, 47 थी। 47 सरकारें थी। आइए, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। पिता का नाम क्या था? हसन सूर। शेरशाह का अंतिम विजय क्या था? 1545। कौन सा विजय था? कालिंजर का। कालिंजर का विजय। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। स्वाधीन अभियान आंदोलन समय क्या है? 1930 से 1933। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1897 में विद्रोह हुआ, और इसका है क्या सर?
बजीरंग, बजीरंग। और इसका सही आंसर है नवादा। बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857। कहाँ? देवघर। देवघर में कहाँ? देवघर में रोहिणी, रोहिणी गांव से, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1990 बिहार में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? और इसका सही आंसर हो जाता है ई, क्योंकि ई, इसका सही आंसर हो जाता है ई, जो कि स्पष्ट रूप से सूचना प्रदान नहीं करता, जो स्पष्ट रूप से सूचना प्रदान नहीं करता। बिहार के कितने प्रतिनिधि भाग लिया? या स्पष्ट रूप से सूचना प्रदान नहीं। सिर्फ इतनी जानकारी ये मिलती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसमें स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 72 लोग शामिल थे, 72 प्रतिनिधि शामिल थे। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हुए थे? 18 अप्रैल 1917। 18 अप्रैल 1917। और गांधी जी किसके बुलाने पर चंपारण गए थे? राजकुमार, राजकुमार के बुलाने। चंपारण की धरती पर कौन सी पद्धति विवाद का कारण थी? तिनकठिया पद्धति। इस पद्धति का संबंध किससे था? तिल की खेती। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? कहाँ के? और उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये श्री गोरखा प्रसाद थे कौन? महान गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। ठीक है, आज का सफर यहीं तक रहता है। अगर तबीयत सही रही तो कल भी फिर हम आपका डिस्कशन लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।